HRM लेक्चर 7 इस नई सीरीज में आपको अगेन खुशामदीद। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम थर्ड पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, हायरिंग। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो HRM है उसके 4 पिलर सिस्टम्स जो है या प्रोसेसेस हैं। इसमें फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और प्लानिंग के अंडर आगे आती हैं 4 चीज़ें: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जो हमने पिछले सेशन में देखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हायरिंग क्या होती है, हायरिंग किसे कहते हैं। ठीक है। और हायरिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होती है। तो हायरिंग में हम डिसाइड करते हैं कि कौन फाइनल कैंडिडेट होगा हमारा उस जॉब के लिए जिसके लिए वैकेंसी अनाउंस की गई, जिसके लिए इतने मरहलों से गुजरा गया। ठीक है, कौन सा वो फाइनल खुशकिस्मत होगा, कौन सा फाइनल वो खुश नसीब होगा जिसे वो पोजीशन मिलेगी, जो उसके लिए फाइनल भर्ती होगा, हायर होगा, फाइनल चुन लिया जाएगा, अपॉइंट होगा, पोस्ट होगा उस कैंडिडेट को। इस अमल को हम कहेंगे हायरिंग। यहाँ पे वो कहते हैं इन थर्ड स्टेज, एट हायरिंग स्टेज वी डिसाइड अपॉन द फाइनल कैंडिडेट who will finally get the job after certain level of interactions and interviews. This is called hiring। यानी डिफरेंट इंटरव्यू लेवल से और डिफरेंट जो है वो मरहलों से गुजरने के बाद, टेस्टिंग के, इंटरव्यूज के, जो कैंडिडेट फाइनली उस जॉब को हासिल कर लेगा, जिसे वो जॉब मिल जाएगी, इस चीज को हम कहेंगे हायरिंग। यानी कि असद की फॉर एग्जांपल हायरिंग हो गई है FBR में, या जो है वो इमरान की हायरिंग हो गई है यूनिलीवर में, यानी उसे जो है वो भर्ती कर लिया गया। इस अमल को कहेंगे हायरिंग। और हायरिंग में क्या होता है कि, फिर मैं रिपीट करूंगा डेफिनेशन, थर्ड स्टेज जो है वो हायरिंग स्टेज कहलाती है। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि फाइनल कैंडिडेट कौन होगा, और कौन सा फाइनल कौन, और वो जो है वो जिसे ये जॉब मिलेगी, जिस कैंडिडेट फाइनल जो हतमी जो है वो कैंडिडेट कौन होगा जिसे ये जॉब मिलेगी। और जो जो फाइनल हतमी कैंडिडेट है, इतने सारे मरहलों से इंटरव्यू और इंटरेक्शन जो हुए हैं उसके टेस्ट के, उसे गुजरने के बाद जो हतमी कैंडिडेट कौन होगा जिसे ये डेजिग्नेशन पोजीशन मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने उस फाइनल कैंडिडेट का इंतखाब कर लिया, उसे मुंतखब कर लिया, तो हम उसे एक ऑफर लेटर भिजवाएंगे। उससे भी तो पूछेंगे भाई वो ज्वाइन भी करना चाहता है या नहीं। तो उसे ऑफर लेटर भिजवाएंगे कि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं जॉब। तो और ऑफर लेटर भिजवाएंगे, और साथ हम उसे, जो अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसे निगोशिएट करेंगे कि आप कितनी सैलरी लेंगे, या हम आपको इतनी सैलरी देंगे, और वो डिमांड करता है मेरी इतनी सैलरी हो, तो उसे उतनी सैलरी दे। उससे निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे जहाँ पे वो राजी होता है। और उसके बाद अगर वो राजी हो जाता है, तो हम उसे जो है वो ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो है वो भेज देंगे कि आप इस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो है वो उसे साइन कर दें, ताकि फाइनली आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कर लिया जाए। तो हायरिंग में सिर्फ ये अमल होता है, जो फाइनल कैंडिडेट इतने मरहलों से आया, उसे जो है वो फाइनल कैंडिडेट जो होता है उसे जो है वो निगोशिएट किया जाता है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाता है, और उसके बाद उसे ऑफर भेजी जाती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे इन कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और आपके केस में जैसे आप हैं, तो आप 3 टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, फिर FPSC आपको रिकमेंड कर देगा FBR को, और FBR जो है फिर आपको भेजेगा, लेटर भेजेगा आपके एड्रेस पे, ऑफर लेटर। FBR भेजेगा आपको, सब कैंडिडेट्स का इकट्ठा भेजेगा, उसमें वो कहेगा कि ये हमारा एग्रीमेंट है, ये ऑफर है, तो आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसे, तो फिर आप जो है वो उसके जवाब में FBR को अपना मेडिकल दूसरी चीज़ें भिजवा देंगे, जी मैं एक्सेप्ट इसे कर रहा हूँ। तो ये होगी हायरिंग। हायरिंग का अमल मुकम्मल हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। या हायरिंग प्रोसेस एक ही बात है। फिर बात कर रहा हूँ, हायरिंग या हायरिंग प्रोसेस एक ही चीज है। तो हायरिंग प्रोसेस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। हायरिंग में सबसे पहले हम तलाश करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं एंड हायर कर लेते हैं न्यू एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज कॉल्ड द हायरिंग। यानी हम सबसे पहले हायरिंग का जो पहला जो स्टेप है उसमें हम फाइंड करते हैं एम्प्लॉय को,
जिसे हमने पीछे पढ़ा है रिक्रूटमेंट, यानी एडवर्टाइज करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ गया, और उसके बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन में इन कर लेते हैं उस नए एम्प्लॉय को, इसे कहते हैं हायरिंग। तो वो कहता है कि अंडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दिस प्रोसेस हैज टू की सेगमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर इस प्रोसेस के दो की सेगमेंट हैं, मतलब दो की हिस्से हैं, या इससे पहले हायरिंग के जो हायरिंग दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट इज कार्ड रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज कार्ड सिलेक्शन या एम्प्लॉय सिलेक्शन भी जिसे कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो पहला मरला आता है हायरिंग में, इसे दो अंदाज से हम देख सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं जब हायरिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो पहला मरहला होता है वो रिक्रूटमेंट का होता है, दूसरा सिलेक्शन का, तीसरा फाइनल कैंडिडेट को हायर कर लिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। या हम कह सकते हैं कि हायरिंग जो है वो दो स्टेप्स पे कंसिस्ट होती है, या हायरिंग के अंडर दो स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज का रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज का सिलेक्शन, जो अभी पीछे हमने पढ़े हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है हायरिंग क्या होती है, तो आपने पेपर में हायरिंग को इस तरह लिख देना है कि हायरिंग कंसिस्ट होती है दो चीज़ों पे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे, और आपने पूरी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो लिख देनी है। और लास्ट में लिख देना है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो जाता है जिसे हमने चुन लिया, उसे सैलरी हमने ऑफर कर देनी है, उसे एग्रीमेंट ऑफर कर देना है, उससे टर्म्स डिसाइड कर लेनी है, और वो एक्सेप्ट कर ले तो वो इन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसे ले ले लिया जाएगा और पोस्ट और अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये कहलाएगा हायरिंग काम। ठीक है, तो यही है हायरिंग सारी की सारी। इससे आपने अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्टेप्स क्या हैं। तो जो पीछे हमने जो चार्ट देखा है, डायग्राम देखा है, ये वाला, तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर जो पहला मरहला आता है रिक्रूटमेंट है, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा हायरिंग। अगर हम हायरिंग की बात करें तो हायरिंग से पहले, यानी यानी कि हायरिंग का मतलब है अपॉइंटमेंट। हायरिंग का मतलब है उस इम्प्लाइज बरसरे बरसरे रोजगार होना, उसका जॉब लग जाना। अब आपसे कोई सिंपल पूछे कि जॉब लग जाने के पहले मरहले कौन से होते हैं, तो भाई पहला मरहला तो एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट का हुआ ना। दूसरे मरहले में टेस्टिंग होती है, सिलेक्शन होती है, फिर ही आपकी जॉब लग जाती है ना, फिर ही आप जो है वो भर्ती हो जाते हैं ना, फिर ही आपको जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है ना। तो इसलिए जो है वो हायरिंग को इस नज़रिए से देखें। यही इसका मतलब उर्दू में भी बनता है कि हायरिंग जो है वो इससे पहले ये दो मरहले हैं। ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि हायरिंग जो है वो दो मरहलों पे मुश्तमिल है, जिसकी मैंने जैसे ये बनाई है कि हायरिंग दो मरहलों पे मुश्तमिल है, रिक्रूटमेंट पे और सिलेक्शन पे। और फाइनली आखिर में आप चीज़ें लिख देंगे कि उसे सैलरी वगैरह बाकी चीज़ें टर्म्स डिसाइड कर ली जाती हैं, तो कैंडिडेट हायर होकर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। दिस इज हायरिंग। और यहाँ पे हमारा हायरिंग का सेशन जो है वो खत्म होता है। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, जो बुक में दी हुई हैं, वो है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्ट का मतलब है शामिल करना, इंडक्शन का मतलब है शामिल करना। और इंडक्शन वो प्रोसेस होता है कि हायरिंग, हमने देखो हायरिंग होगी, जैसे आपकी होगी इंशाल्लाह, तो हायरिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमने फाइनल कैंडिडेट को चुन लिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया एग्रीमेंट, उसे जो है वो हमने लिख दिया कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, उसे अपॉइंट भी हमने कर दिया। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा इंडक्शन। इंडक्शन कहते हैं कि द प्रोसेस इज आल्सो नो एज इम्प्लाई ऑन बोर्डिंग, इसे इम्प्लाई ऑन बोर्डिंग भी कहते हैं। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन में सवार हो गया, आ गया, उसका हिस्सा बन गया है। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय to his job and organization and giving him all the necessary information required by him her to start his process work. The purpose of induction is to welcome new employee. इंडक्शन में सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जब हायरिंग हो जाती है, बंदा भर्ती हो जाता है, तो इंडक्शन में एक वेलकम होता है एम्प्लॉय का, मतलब उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अपने को वर्कर्स के साथ, उसे अपने जो ऑफिस है कोलीग्स के साथ उसका तारुफ करवाया जाता है, फिर उसे जो टीम्स होती हैं जो काम कर रही थी उनके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर उसे बताया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की ये हिस्ट्री है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ये जो सीनियर ऑफिसर है ये हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये जूनियर ऑफिसर हैं उनकी ये डेजिग्नेशन हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसे जब वो वर्क प्लेस पे जाता है, मतलब काम करने वाली जगह पे जाता है, तो उसे उसे तारुफ करवाया जाता है। तो इंडक्शन एक तारुफ कह सकते हैं, जब तारुफ और वेलकम जो इम्प्लाइज का इसमें दोनों ही शामिल होता है, तो इस अमल को कहते हैं इंडक्शन। और ये इसलिए किया जाता है ताकि फॉर एग्जांपल एक जैसे सरकारी इदारे में
बंदा जाता है तो वहां पे जाके कोई क्लर्क बनता है या कोई भी, तो वहां पे बंदा हक्का बक्का रहता है कि क्या क्या होना है, क्या मतलब है, किससे, कौन सीनियर ऑफिसर है, कौन हेड है यहाँ पे, ETC। लेकिन यहाँ ये इसलिए होता था कि जो एम्प्लॉई है, नया आया है, तो उसकी परेशानी या एंग्जाइटी कम हो सके, वो परेशान ना होता फिर ऑर्गेनाइजेशन में आके, बल्कि उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसे वेलकम किया जाए, उसे जो है वो बताया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर है, बाकी सारी चीजें, ताकि वो इजी फील करे, फिर उसकी जो है वो चाय वगैरह बाकी चीजें पेश की जाए, वेलकम दिया जाए उसे, ताकि वो फ्लेक्सिबल, रिलैक्स, जो वो इजी फील करे नई जगह पे, और जो है इसलिए इंडक्शन का प्रोसेस किया जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। और जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंडक्शन होती है। जैसे कि अभी मैं गूगल की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पूरी की पूरी किट देते हैं, तो जिसे ज्वाइनिंग किट भी कहते हैं। ठीक है। तो इंडक्शन को ज्वाइनिंग, वेलकम, ज्वाइनिंग, इंट्रोडक्शन, दोनों इसमें आ सकते हैं इंडक्शन में। तो जैसे गूगल की अगर बात करेंगे, सामने किट शो हो रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को घर पे किट ही भिजवा देते हैं पूरी की पूरी, कि ये गूगल की तरफ से आपको वेलकम है। और ये मतलब इस तरह से जैसे देख रहे हैं, बैग है, फिर बाल पेन, कप वगैरह और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट है, वो लैपटॉप दे देता है पूरा बॉक्स। इस तरह अमेजोन देख रहे हैं, पानी की बोतल, बाकी चीजें। तो बड़ा प्यार करती हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो उन्हें इंडक्शन किट देती हैं, जिसे ज्वाइनिंग किट भी कहते हैं और इंडक्शन किट भी कहते हैं। तो इंडक्शन किट उन्हें देती हैं ताकि जो है वो इम्प्लाई रिलैक्स फील करे। उसे सारे, और किट में कुछ मैनुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया होता है, कुछ एसेसरीज वगैरह, कुछ शर्ट्स वगैरह, बाकी चीज़ें। तो ये काफ़ी ख्याल करती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। और पेपर में भी अगर आ जाता है ना ये हायरिंग का, तो उसमें इंडक्शन का ज़रूर लिखिएगा। या रिक्रूटमेंट भी आ जाता है तो इंडक्शन तो होनी है ना, बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन में तो ज्वाइन करना है, तो इंडक्शन का ज़रूर लिखिएगा, और फिर इंडक्शन किट का, ज्वाइनिंग किट का भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थोड़ा सा बेहतर इम्पैक्ट होगा कि बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती है एम्प्लॉइज के साथ ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं थोड़े से दूसरे हिस्से की तरफ लेक्चर के। तो 2020 का जो पेपर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें एक क्वेश्चन है, परपोज ए रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड फॉर ए 5 स्टार होटल। वो कहते हैं जो एक 5 सितार 5 स्टार होटल है, उसके लिए रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड जो है वो प्रपोज करें, मतलब सजेस्ट करें आप। अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड क्या होता है, फिर ये प्रपोज कर सकेंगे ना उसके लिए हम। अगर उसी का नहीं पता तो कैसे प्रपोज करेंगे हम। और ये बताता चलूँ, एक बुक है, बुक में से ही HRM की से एक क्वेश्चन दिया गया है, और ये FPSC जो हर साल सैंपल क्वेश्चन देता है ना, उससे पहले CSS से पेपर से पहले, तो उस क्वेश्चन में FPSC ने 2020 में, 16 में सॉरी, ये आई थिंक ये दिया है, या पेपर में दिया है, ये सैंपल पेपर में दिया है या उसने ओरिजिनल पेपर में दिया है, इस तरह से दोनों में से एक में है। तो प्रपोज ए रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर फॉर ए 5 स्टार होटल। रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड को हम यहाँ पढ़ लेते हैं, और ये आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो पिरामिड क्या होता है यार? पिरामिड कहते हैं अहराम मिस्र को, ये जो सामने आप देख रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े अहराम बने हुए हैं, तो वहीं वो ऊपर से जाके त्रिकोण बन जाते हैं, तो इससे वहीं से ये पिरामिड का जो है वो स्ट्रक्चर लिया गया, यानी ना वर्ड लिया गया है। तो रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड में भी इसी तरह से जाके जो है ना, ये उसी तरह शेप बन जाती है जैसे इनकी है। तो वो ये कहते हैं कि रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हमें रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड बताता है कि जो जो रिक्रूटमेंट की जो वेरियस स्टेजेस हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इट कैन बी एन अरिथमेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज न्यूमरस रिलेशनशिप ऑफ रिक्रूटमेंट। ये देखो, अब रिक्रूटमेंट होनी है तो रिक्रूटमेंट, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी डेजिग्नेशन के लिए जो है पास्ट में भी रिक्रूटमेंट हुई होगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंस्पेक्टर हैं, आप बनने जा रहे हैं, तो पास्ट में भी तो 2016 में, 2017 में इंस्पेक्टर बने हैं। तो क्या अब नया क्राइटेरिया बनाया जाएगा, नया तरीका बनाया जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल 500 सीट्स हैं, तो हमें कम से कम कितनी एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, कितने लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है, कितने लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, और पिछला जो है रेशो क्या थी। फॉर एग्जाम्पल अगर 492 सीट्स हैं, तो उसके लिए मिनिमम कितनी एप्लीकेशन होनी चाहिए, कितने लोगों का मिनिमम स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए।
तो ये सारे जो चीजें हैं, जो रेशोज है, जो हमें पास्ट की जो है वो पता चलती हैं रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड से। और फ्यूचर में फिर जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उसी वैकेंसी के अगेंस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड से अंदाजा लगा के कि इस वैकेंसी पे पास्ट में हमने हमें एक सीट के बदले में 10 कैंडिडेट को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए इसी तरह अब इस वैकेंसी के लिए भी हम एडवर्टीज करेंगे तो 10 कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एचआर जो मैनेजर होता है उससे रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर से पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल के दो के 2 लाख है फॉर एग्जांपल। अभी तो इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2025 में इंस्पेक्टर की भर्ती होती है दोबारा। तो आप जो इंस्पेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल एक अंदाजे के तौर पे 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। एफपीएससी के पास रिक्रूटमेंट यील्ड होगा 2021 वाला। ठीक है, 2025 की भर्ती के लिए वो उसे यूज कर सकता है। तो 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो उसमें से जो है वो बुलाया गया स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, इनवाइट किया गया स्क्रीनिंग टेस्ट वालों को क्या आप आए जनाब, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करें। तो 2 लाख में से 1 लाख बंदों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। ठीक है, एक अंदाजन ये फिगर्स हैं, ये कंफर्म नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो यानी कि ये रेशो बनी 2:1, यानी कि 2 लाख कैंडिडेट्स थे और 1 लाख को जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए बुलाया गया। तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप दोनों का पता चलता है कि एमसीक्यूज टेस्ट लेने के लिए कम से कम 2 लाख एप्लीकेशन हो तो 1 लाख लोग जो है वो बुलाए गए। 2:1 रेशो है। और उसके बाद 1 लाख में से फिर जो कैंडिडेट्स थे उनमें से जो है वो 5,000 को सिलेक्ट किया गया। यानी कि 1 लाख में से 5,000 को टेस्ट किया गया, डिस्क्रिप्टिव के लिए उन्हें कॉल की जाएगी। डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन टेस्ट के लिए। तो यानी ये रेशो बनी 20:1, 20:1। मतलब कि अगर एक सीट के लिए, यानी आम लफ्जों में इसे हम कहेंगे, अगर 2025 में इंस्पेक्टर की भर्ती होती है तो 2021 में ऐसे किया गया कि एक सीट के लिए कम से कम 20 लोगों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो 2025 में भी जो भर्ती होगी वहां तब भी एक सीट के लिए कम से कम, ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, कम से कम एक सीट के लिए 20 ही बंदों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 5,000 में से जो है वो फिर स्क्रूटनी होती है। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जिन्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के लिए बुलाया जाता है, तो वो 2500 कैंडिडेट्स हैं। यानी कि हर दो में से एक कैंडिडेट को ही सिर्फ चांस दिया जाएगा कि जो अपनी डॉक्यूमेंट जो पास हो सके। यानी 5,000 में से 2500 लोग पास हुए, तो यानी कि इनका आपस में रिलेशन बनता है 2:1। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 आप लोग पास हुए हैं तो 2500 को वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के लिए बुलाएंगे। हमारे टाइम पे 2300 लोग थे। तो इन दोनों का आपस में रेशो बनती है कि 2:1, यानी कि 5,000 में से आधे कैंडिडेट, सिंपली 2500, 2:1 की रेशो बनी। और इस तरह से जो है वो अब 2500 में से जो है वो 15 कुछ लोग डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर लगेगा जिनकी स्टैट की डिग्री नहीं होगी। तो यानी 1500 जो कैंडिडेट थे वो बचे, जिन्हें अब इंटरव्यू का लेटर भेजा जाएगा। वो 1500 कैंडिडेट्स हैं। तो ये रेशो बनती है 1.6:1, यानी हर 1.6 कैंडिडेट में से जो है वो एक चुना जाएगा, एक सेलेक्ट किया जाएगा। ये रेशो बनती है। तो इस तरह से जो 492 कैंडिडेट्स हैं, फाइनली वो 1500 में से 492 जो है वो हायर हो जाते हैं, मतलब वो भर्ती हो जाते हैं। तो ये रेशो बनती है 1:1:3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमें एक हिस्टोरिकल मतलब पता चलता है, हिस्टोरिकल मतलब डाटा पर। सॉरी, ये थोड़ी सी गलत हो गई है यहाँ पे। मैं अगर इसे अरेज कर पाऊँ, ये असल में है 3:1। तो यानी ये 3:1 है, मतलब कि हर 1500 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए चुना गया। और 1500 में से जो है वो सिर्फ 3 ही जो लोग हैं वो इंटरव्यू जो है वो अ, उसके लिए आ पाए। तो तो मतलब कहने का ये है कि रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड से आपको एक हिस्टोरिकल एनालिसिस मिलता है कि पास्ट में जो भर्ती की गई वो किस तरह से हुई, और उसके लिए एक सीट के लिए क्या रेशोज थी, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या थी, इंटरव्यू के लिए क्या थी। तो ये सारा हमें जो है वो रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड से
पता चलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1500 कैंडिडेट्स थे, 500 को फॉर एग्जांपल के तौर पे हायर कर लिया गया, यानी ये रेशो बनी 3:1, यानी कि हर 3 में से सिर्फ एक कैंडिडेट ही जो है वो इंटरव्यू के बाद अगले मरहले में हायर हो सका। अच्छा, अब ये तो इतनी सारी चीजें हैं। अब रिक्रूटमेंट जो HR मैनेजर है उसने ये तो नहीं देखना कि वो ये देख लेगा कि अगर 15 के हमारी जो है वो अ, जो लोग हायरिंग जिनकी हुई और इंटरव्यू के लिए जिन्हें बुलाया गया और वो थी 3:1। सॉरी ये बार बार खत्म हो रहा है क्योंकि ये पिक्चर है 3:1। तो ये 3:1 थी, यानी वो उनका क्राइटेरिया क्या, कम से कम हमने जो है वो एक सीट के लिए 3 लोगों को तो इंटरव्यू के लिए बुलाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। या वो कहते हैं कि एक सीट के बदले कम से कम तो आगे इतने लोगों को हमने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के लिए जो है वो कॉल करनी है। या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कम से कम एक सीट के लिए 20 लोग तो हों जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आके दें। तो ये जो है वो इसी तरह से तो उन्होंने बुलाया आपको 5,000 लोगों को, और फ्यूचर में क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है तो फ्यूचर में इसे यूज करेंगे। और इस तरह से यहाँ से अब हमें फाइनली पता चलता है कि जो HR मैनेजर है, अगर 492 सीट अनाउंस होती हैं FBR में, तो FPSC जो क्राइटेरिया बनाता है 492 के लिए, कम से कम कितनी एप्लीकेशंस हों, कितनी उसके पास एप्लीकेशंस हैं, कितने लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाए ताकि इन चीज़ों के ऊपर भर्ती किया जा सके। तो कम से कम 2 लाख लोगों को FPSC अट्रैक्ट कर पाए, 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए उसके पास। और ये बनती है 400 × 1, मतलब इस तरह ये रेशोज जो है वो काम आती हैं। और रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर से इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मुख्तलिफ जो मरहले होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज में कितनी जो है वो बंदे होने चाहिए, एक सीट के बदले में एक के मुकाबले में कितने लोगों को बुलाया जाना चाहिए टेस्ट के लिए, कितने लोगों को स्क्रीनिंग के लिए, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए एक सीट के अगेंस्ट, कितने लोगों को जो है वो फाइनल इंटरव्यू के लिए, और कितने लोगों को फाइनली उसमें से इंटरव्यू में से हायर करना है। और ये जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो है वो कि आपका कंपटीशन जो है वो 1/2 है, मतलब कि वो यहीं से पता चला कि आपका कंपटीशन 5,000 है तो 2500 उन्होंने हायर करने हैं। और इसी तरह जो हमें पता चलता है कि इंटरव्यू के लिए कितने बुलाएंगे, तो 1/5 है रेशो। तो इसी तरह यानी कि 5 के बदले में 5/1 के 5 लोग इंटरव्यू में होंगे तो उनमें से एक जो है वो चूज किया जाएगा। इसी तरह हमें रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर से ही जो हिस्टोरिकल होती है वहीं से ये तमाम अंदाजा होता है, और HR मैनेजर इसे यूज करते हैं फ्यूचर की भर्ती के लिए। और यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है वो एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो आप उससे आज कर सकते हैं। आई होप सो कि रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर आपको अंडरस्टैंड होगी। तो पेपर में अगर आ जाए तो इस तरह से आप कोई भी एस्टिमेटेड आप बना सकते हैं, फिगर्स वगैरह। कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हैं, सो हम उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं।